हेलो गाइस, वेलकम इन माय क्लास। आज आपको मैं उस तरफ लिए चलता हूँ जहाँ मैं पहले आपको छोड़ गया था, उसके आगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज यानी द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसका एक्सपेंशन क्या है, इसको हम एस्टैब्लिश किस तरह से करते हैं, स्थापित किस तरह से करते हैं, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज पर ध्यान दीजिए कि अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ हो तो उसका कोई यूज नहीं दिखता, लेकिन वही पत्थर अगर कोई संतराश उठा करके, कोई मूर्तिकार उठा करके उसको गढ़ करके, उसको तराश करके एक मूर्ति बना दे तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार फेंकी हुई मिट्टी, चौक, लेकिन अगर वो कुम्हार के हाथ आ जाए और उसने उसका घड़ा बना दिया या बर्तन बना दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसका महत्व अलग हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास संसाधन तो बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, फैले हुए हैं धरती पर, लेकिन जब तक कि हम उसका इस्तेमाल यानी कच्चे माल का इस्तेमाल जब तक हम नहीं करेंगे और उस इस्तेमाल करने में हम किसी न किसी मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उसे उद्योग धंधा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब उसमें भी अलग अलग तरह के उद्योग धंधे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले आइए आपको ले चले इस बोर्ड की तरफ और एक एक पॉइंट करके हम उस पर चर्चा करेंगे। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए, उद्योगों की स्थापना कैसे होती है। उद्योगों की स्थापना के लिए हमारे पास लैंड होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, हमारे पास श्रम होना चाहिए, हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, हमारे पास साहस होना चाहिए, हमारे पास संगठन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हैं आपके पास तो आप कोई न कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कच्चे माल का होना जरूरी है। अब इसके बाद किस तरह से उसको हम अचीव करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आगे आते हैं। देखिए, उद्योगों की स्थापना के लिए उसके बाद जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको हम एक एक करके आपको बताते हैं। बाजार की सुगमता, यानी हम उद्योग धंधा वहां स्थापित करना चाहते हैं या हमको करना चाहिए जहां हमें बाजार की सुविधा हो। सपोज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग, हम एक सामान बनाने जा रहे हैं, लेकिन सामान बनाने के बाद उसे बेचने के लिए अगर आसपास कोई मार्केट नहीं है तो हम कैसे बेचेंगे अपने सामान को, किस प्रकार उसका विक्रय करेंगे, किस प्रकार से हम उसे कमाएंगे, हमारा लाभ कैसे होगा। तो हमारे लिए बाजार का होना जरूरी है, अर्थात हमको अपने कारोबार को, अपने उस उद्योग को जहां हम लगाने जा रहे हैं, आसपास क्षेत्र में बाजार होना चाहिए। दूसरी बात, कच्चे माल की प्राप्ति। देखिए, कच्चे माल, रॉ मटेरियल होना बड़ा जरूरी है। रॉ मटेरियल क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका लोहा इस्पात उद्योग है, यानी आयरन ओर इंडस्ट्री। अगर इस चीज पर आप कहीं सरिया बना रहे हैं, छड़े बना रहे हैं, या कहीं और बहुत सारी मशीनरीज बना रहे हैं, या यानी हैवी उद्योग की तरफ चले, बहुत सारी चीजें हम बना रहे हैं, तो उसके लिए कच्चा माल, या फिर सूती वस्त्र उद्योग बना रहे हैं, यानी सूती वस्त्र उद्योग, सूती कपड़े बनाने जा रहे हैं, तो आप कच्चा माल कहां से लाएंगे? अर्थात हमको ऐसी जगह स्थापित करना होगा उद्योग धंधा जहां कच्चा माल आसपास क्षेत्र में अवेलेबल हो। जैसे एक उदाहरण आइए इस मैप के ऊपर देखिए, सुपीरियर झील, ग्रेट सुपीरियर झील, एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर ग्रेट लेक्स है, महान झील प्रदेश है। उसमें अगर आप देखें, उस झील प्रदेश के पास में बहुत सारे, ये झील प्रदेश है आपका, इसी के पास में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर कोयला है, लोहा है, ये कच्चे माल आपको आराम से मिल जाएंगे। इसलिए जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसी के आसपास लगी हुई है। इसी तरह अगर आप भारत में आ जाए तो भारत में देखिए, वेस्ट बंगाल के पास
उड़ीसा के पास जो कच्चे माल है उसी के आसपास आयरन और इंडस्ट्रीज कायम है या स्थापित है। तो इसलिए कच्चे माल की सुविधा होना जरूरी है। अगर कच्चा माल पास में नहीं है, बहुत दूर है, तो कॉस्ट या उसका एक प्रकार से दाम बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए आसपास क्षेत्र में ही कच्चे माल की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके बाद श्रम की आपूर्ति यानी लेबर्स, श्रमिक आपको आसानी से प्राप्त हो जाने चाहिए। आप जान रहे हैं कि श्रम, कोई कार्य बिना श्रम के नहीं हो सकता। बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे एक साथ श्रमिक लगते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं कि जिसमें ढेर सारे, जैसे जूट उद्योग है, उसके अंदर ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या आप देखते नहीं, भारत के अंदर देखिए कई शहरों से, कई प्रदेश से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे बिहार के, उड़ीसा के बहुत सारे श्रमिक जाकर के महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कार्य कर रहे हैं। किन फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पर भले ही जिस जगह पर आराम से श्रमिक नहीं मिल पा रहे वहां के, लेकिन कहीं न कहीं से श्रमिक अगर आ जा रहे हैं, प्राप्त हैं, अर्थात श्रम उपलब्ध है, वहां पर आसानी से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद आइए हम नीचे चलें। शक्ति के साधनों की सुगमता होनी चाहिए। शक्ति के साधन क्या है? जैसे जल विद्युत है, कोयला है, खनिज तेल है। ये चीजें हमारे लिए जरूरी है। अगर नहीं होगा हम कैसे अपने उद्योग धंधे को चला पाएंगे? फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज कैसे चल पाएंगे? अगर मान लीजिए बिजली की आवश्यकता है, जल विद्युत की आवश्यकता है, तो हमें ऐसी जगह लगाना पड़ेगा फैक्ट्री या इंडस्ट्री जहां पर हमें आसानी से जल प्राप्त हो सके, आसानी से जल विद्युत प्राप्त हो सके, या शक्ति के और दूसरे साधन हमें आराम से मिल सके। ऐसे ही जगह पर इंडस्ट्रीज आपकी या फैक्ट्रीज, कल कारखाने लग सकते हैं। इसलिए ये फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उसके बाद यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम किसी स्थान पर, मान लीजिए किसी गांव के पास आपने कोई इंडस्ट्री लगा दी और आने जाने का साधन नहीं है, अच्छा नहीं है, वहां पर यातायात, सड़कें अच्छी नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, परेशान हाल हैं, आप जा नहीं सकते हैं, तो क्या ऐसी जगह पर हम स्थापित कर पाएंगे उद्योग धंधे? नहीं, वहां पर फैक्ट्रीज नहीं लगा पाएंगे। आपके लिए बेहतरीन रोड होनी चाहिए जहां पर आसानी से आपकी ट्रकें चली जाएं, या फिर आपको रेलवे का साधन हो जाए। अर्थात वहां यातायात के कोई न कोई साधन मिलने चाहिए, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो। ये सारा परिवहन, ये ट्रांसपोर्टेशन किसी ने एक का, यह हो सकता है कहीं बड़े शहर है ये तीनों मिल जाए। तो ऐसी जगह पर कम से कम एक का होना जरूरी है, तभी आप उस जगह पर कल कारखाने स्थापित कर पाएंगे, यानी द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब यह हुआ कि उस जगह पर यातायात का होना जरूरी है, अच्छा होना जरूरी है, सुगमता के साथ जरूरी है। ये नहीं कि बस नाम मात्र वहां पर यातायात हो, ऐसा नहीं है। वहां पर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन का साधन होना चाहिए, सड़कें अच्छी होना चाहिए और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो अच्छा होना चाहिए। आइए अब एक आकार के आधार पर कि किस प्रकार का आकार हो, किस प्रकार का उद्योग धंधा स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें हम 3 प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। देखिए 3 तरह के जो उद्योग धंधे हैं उसमें सबसे पहला जो होता है वह है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग वो उद्योग है जिसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसा उद्योग जो गांवों के ऊपर वहां के लोकल सामान से, लोकल जो रॉ मटेरियल है उससे संबंधित या उसके ऊपर निर्भर है। जैसे गांव में आपको मान लीजिए बांस इकट्ठा है, चटाई बनाने के साधन मिल जाएंगे, टोकरी बनाने के साधन मिल जाएंगे, वहाँ पर तेल की पेराई होती है वो हो जाएगा, छोटे छोटे लकड़ी के कुर्सियाँ बनती हैं वो हो जाएंगी, इसी प्रकार बर्तन के सामान वहाँ मिल जाएंगे, भट्ठे जिसमें ईंट निकलते हैं वो भी हो जाएगा। ये सारा का सारा कुटीर उद्योग से संबंधित है। तो कुटीर उद्योग आज के ज़माने में देख लें, अगर हम अपने इस हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास की पुरानी तरफ चलें तो ज़्यादातर लोग कुटीर उद्योग में ही शामिल थे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, अब भी है,
लेकिन पहले ज़्यादा लोग थे कॉटेज इंडस्ट्रीज में, लेकिन अब इतने ज़्यादा नहीं है। हालांकि अब पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज की, वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन अब कॉटेज इंडस्ट्रीज को थोड़ा और हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये कर रही है, ऐसा करती है कि कम से कम जो प्रोडक्ट हैं जो वहाँ पर गांव के पास हो रहे हैं, उसको थोड़ा ऐसी सुविधाएं दी जाएं ताकि आसानी से उन्हें ठीक ढंग से उसका प्रोडक्शन हो सके, यानी कुटीर उद्योग फैल सके। इसके अंदर लोकल सामान या लोकल रॉ मटेरियल पर ही निर्भर होना होता है। ये है कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योग। दूसरा लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जब आप जाएंगे, आमतौर से इसमें 20 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक लगाए जा सकते हैं। जैसे ब्लैक फैन, आपके घरों में लगने वाले फैन, कंड्यूट पाइप्स, जिसमें आप देखते हैं कि आपके घर में जो बिजली के तार दौड़ाए जाते हैं, जिस पटरियों पर, जिसके अंदर या अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है उसके अंदर एक पाइप होता है, कंड्यूट पाइप बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो जाता है उसकी फैक्ट्री, या बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े मझोले टाइप के जो प्रोडक्शन होता है, जो निर्माण होता है, वो सारे के सारे इसी से संबंधित हैं। इसमें हम 10 लाख रुपए से लेकर के करीब करीब 20 लाख रुपए से लेकर के करीब करीब हम पहुंच जाते हैं 10 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। तो ये भारत में बहुत ज्यादा है। किसी भी विकासशील देश में आज लघु उद्योग मोस्टली हम देखेंगे तो अधिक पाए जाएंगे, ज्यादा हैं, इसलिए हैं क्योंकि ये मिडिल क्लास टाइप ऑफ वर्क है। ये एक प्रकार से मध्यम श्रेणी का है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, बहुत कम भी नहीं, मध्यम खर्च होते हैं। इसलिए ज्यादातर जनसंख्या इसमें लगी हुई है और लोग इससे थोड़ा कमाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका योगदान भी भारत के और पूरे विश्व में देखें तो जहां पर जो विकासशील देश हैं उसके अंदर आराम से लोग कम से कम अपना जो जीडीपी है उसके अंदर इसका एक तरह से योगदान कर रहे हैं। आइए तीसरे नंबर, बृहद उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज। अब देखिए हैवी इंडस्ट्रीज में देखिए जैसे मशीनरी है, लोहा इस्पात उद्योग है, इसी तरह नौका बनाना है, रिफाइनरी है, बड़े बस उद्योग है। इस सारे बड़े बड़े उद्योग जिसमें बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए भी लग सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, ये हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी एक तरह से मशीनरी के लिए बृहद उद्योग हैं। तो इसके लिए क्या हर आदमी तो नहीं कर पाएगा ना। इसके लिए जैसे मान लीजिए बृहद उद्योग में टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, इस तरह के लोग इसमें लगे हुए हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, इसमें लगे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों या इस्पात उद्योग या फिर आयरन एंड ओर ये इंडस्ट्रीज को बनाया है या इसको एस्टैब्लिश किया है और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है और पूरे देश में बिक रहा है। इसी प्रकार विश्व के अनेक देश ऐसा कर रहे हैं उनके यहाँ। लेकिन आप देखेंगे वो देश जो ज़्यादा विकसित हैं उनके यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज बहुत ही मजबूत है और वो बड़े पैमाने पर है। एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि जब हम हैवी इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो एक ही जगह पर, कम जगह पर, कम मीन्स एक एवरेज स्थान पर सैकड़ों लोगों को हम रोजगार दे पाते हैं। लेकिन अगर हम छोटा उद्योग करते हैं तो उसमें कम लोगों को रोजगार दे पाते हैं और वो जगह भी अक्सर ज़्यादा घेर लेता है। जैसे डेयरी फार्म के लिए जगह बहुत चाहिए होता है, उसके लिए रोजगार बहुत ज़्यादा लोग नहीं पाएंगे। लेकिन उस उद्योग के लिए हम ये देखना चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को रोजगार कब मिलेगा। हमारे भारत का अगर उदाहरण ले लें तो हैवी इंडस्ट्रीज कई जगहों पर लगी हैं, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे दिल्ली में हो, नोएडा के आसपास हो, जो हैवी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उसके अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग एक तरह से रोजगार पा रहे हैं। तो इस तरह 3 प्रकार के इसके उद्योग हो गए। अब आइए स्वामित्व के आधार पर यानी ओनरशिप,
इसके आधार पर अगर हम देखना चाहें कि किस प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो उसके लिए भी हम देखें, बहुत आसान भी है आपको समझने के लिए। ये हमारे ही देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में ऐसा है कि स्वामित्व के आधार पर यानी ओनरशिप के आधार पर उसको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, कौन कौन से हैं? वह है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। भारत के कम से कम आप एग्जांपल के लिए समझ लें, भारत के उदाहरण के लिए समझ लें आप कि यहां पर पब्लिक सेक्टर, आप समझिए कि जब से हमारा देश आजाद हुआ तब ऑब्वियसली हम बहुत अमीर नहीं थे, हमारा देश अमीर नहीं था, गरीबी थी ज़्यादा। इसलिए जो सामाजिक कॉन्सेप्ट था कि ज़्यादातर चीज़ों पर गवर्नमेंट का होल्ड हो, सरकार का होल्ड हो और लोगों को न्याय के साथ साथ हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन या उसका बंटवारा हो, इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, ऐसी मंशा रखते हुए गवर्नमेंट ने ज्यादातर बड़े जगहों का नेशनलाइजेशन किया, उसका राष्ट्रीयकरण किया, उसको अपने अंडर लिया ताकि सभी को आसानी से उसमें रोजगार मिल सके और लोगों को आसानी उससे उसमें हिस्सा मिल सके, उसका शेयर मिल सके। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आए, बदलाव आए, ऐसे पूरे विश्व में भी बदलाव आए। निजी उद्योग वो है, देखिए मैंने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बात और आपको बता दूं, थोड़ा आपको याद है, इस समय सार्वजनिक उद्योग अगर भारत का एग्जाम्पल ले लें तो कम से कम 250 ऐसे सार्वजनिक उद्योग हैं जिसे गवर्नमेंट खुद डील कर रही है। उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखिए एयर इंडिया है, इसी तरह भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसी तरह से इनमें क्या होता है, इसमें जब गवर्नमेंट का होता है कोई चीज तो गवर्नमेंट सार्वजनिक में ये चीज होती है कि उसमें लोग थोड़ा सा आराम परस्त हो जाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज दे डू नॉट थिंक कि हमें उसका लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। उन्हें तो पैसा चाहिए होता है, उन्हें सर्विस का एक तरह से जॉब की जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, आसानी से मिल जाती थी। तो लोगों के काम का जो एक टेंडेंसी है काम करने की, वो बड़ा डिफरेंट टाइप की रही है और इसी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र भारत के अंदर बहुत तरक्की नहीं कर पाए और अक्सर बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में रह रहे हैं आजकल। हालांकि गवर्नमेंट इसको थोड़ा पोषित कर रही है, इसको एक तरह से चाशनी पिलाया जा रहा है, इसको थोड़ा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र अब घाटे में आ रहे हैं, वो एक तरह से डेफिसिट में आ रहे हैं। यस, निजी उद्योग क्या है, हमने अभी थोड़ा सा आपको हल्की से रोशनी डाला था। निजी उद्योग बहुत सारे हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, सिंघानिया, ये सब जब भी कभी निजी होगा, इनका जो आइडिया होगा, इनका जो टारगेट होगा वो अपने लिए होगा। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसके सोचने का ढंग निजी व्यवस्था में होता है, निजी क्षेत्रों में होता है। जहां निजी उद्योग होता है वहां अपने लिए होता है, सबके लिए नहीं होता, निजी लोगों के लिए होता है। मैंने बताया है, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे सिंघानिया हो, चाहे जेके हो, चाहे बहुत सारे हैं, इन सब का अपना होता है। राइट, अब थोड़ा सा बस थोड़ी देर के लिए और मैं आपके साथ हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए, इन 3 जो 2 चीजें अभी बताई हमने, क्या थी? एक तो निजी स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग और दूसरा सार्वजनिक उद्योग। इन दोनों उद्योग में एक तरफ लोगों को प्रॉफिट मिला, किसमें? निजी में, और सार्वजनिक में घाटा हुआ। तो अब गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात आ रही कि हाउ कैन वी मेक इट इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा हाउ कैन वी एडजस्ट इट, थोड़ा सा हाउ कैन वी मेक बैलेंस इन बिटवीन, थोड़ा सा बीच में संतुलन आना चाहिए। संतुलन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यानी मिक्स्ड सेक्टर, जिसमें निजी लोगों को और गवर्नमेंट दोनों मिल करके कहा
कि आपका ये शेयर होगा, मेरा ये शेयर होगा, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो दोनों का एक तरह से इंटरेस्ट जाग गया। तो दोनों का जब इंटरेस्ट जगेगा तो नेचुरली प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और दोनों काम अच्छे से करेंगे। हालांकि इसकी कुछ खराबियां भी हैं, बाद में थोड़ा सा इसमें लेजीनेस आ जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी भारत में ज़्यादातर व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो उसमें मिक्स्ड ही दिखाई देगी, वो ज़्यादा अभी फिलहाल कामयाब भी है और ऐसा ही भारत के लिए ठीक है। अमेरिका ने भी ऐसे कोशिश किया है कि वहाँ पूंजीवाद व्यवस्था ज़्यादा है, पूंजीवादी है, कैपिटलिज्म ज़्यादा है वहाँ। बावजूद इसके वहाँ पर लोगों ने ये कोशिश की कि देयर शुड बी सम मिक्स्ड इकोनॉमी, वहाँ पर भी किया, फ्रांस में भी किया, लोगों ने कोशिश की कि ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। अब देखिए लास्ट में हम आपको इधर इस पूरे उद्योग धंधों के एक चीज बताने में हमें अच्छा लगेगा आपको शेयर करते समय कि हमारा भारत और पूरे विश्व में हम जिस तरह से उद्योग धंधों का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, हमारा देश आज जो प्रोग्रेस की स्पीड है वो कम है, इसलिए इसमें मिक्स इकोनॉमी को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि जो हमारे पास बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो जिसका सुनियोजित वेल प्लान्ड उसका यूज नहीं हो पाता है, फैले पड़े हैं इधर उधर। जैसे अभ्रक की खान को देख लीजिए, इसी कोडरमा के आगे आप जाएंगे तब फैला हुआ आपको बहुत दूर पर मिलेगा। कहीं कहीं तो ऐसा है कि फेंका हुआ है ऑक्साइड, बहुत सी जगह पर अभ्रक फेंका हुआ है ऐसा कि आप कहेंगे कि किसी उसको इकट्ठा कर दें तो किसी छोटे देश का वो उत्पादन हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो हमने हमारे अपने जो फैले हुए हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या संसाधन हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो हमें अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए, अपने इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें अपना सेकेंडरी सेक्टर मजबूत करना होगा, तभी हम और प्रोग्रेस कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।